ज्यादा संगठन है पीएफआई के जो कि सक्रिय हैं देश भर में 23 से ज्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि देश के किन किन इलाकों में पीएफआई के खिलाफ इस वक्त छापेमारी हो रही है। ये राज्य हैं, सबसे पहले आप देखें तो तेलंगाना में छापेमारी हो रही है, कई सारी जगह पर अरेस्ट भी किए गए, हिरासत में लोग लिए गए हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है। दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक में भी छापेमारी हो रही है। राउंड 1 में भी छापेमारी हुई थी, राउंड 2 में भी छापेमारी हुई है। कर्नाटक में स्ट्रीट पर बवाल भी हुआ था। यहां पर एसडीपीआई और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ज्यादा सक्रिय हैं, ये भी फिर पीएफआई के ही अंग हैं। महाराष्ट्र में भी एसडीपीआई जो उनका पॉलिटिकल आउटफिट है वो सक्रिय है, पीएफआई भी सक्रिय है और कैंपस फ्रंट भी सक्रिय है। इनके कुछ महिला संगठन भी महाराष्ट्र में सक्रिय हैं। सारे संगठन का नर्व सेंटर यहां केरल में है, नॉर्थ केरला में। यहीं पर इनका कासरकोड और मलप्पुरम इन इलाकों में इनका गढ़ है और यहां से ये देश भर में फैले हैं। दिल्ली में भी कार्रवाई हुई है, इधर असम में भी कार्रवाई हुई है और बताया जा रहा है कि असम के साथ साथ आसपास के राज्यों में भी छापेमारी चल रही है और वहां पर भी अरेस्ट हो सकते हैं। मणिपुर में भी कार्रवाई की बात आ रही है, सिक्किम में भी कार्रवाई की बात आ रही है, लेकिन वो अब डिटेल्स और आएंगी। लेकिन आज की जो छापेमारी है वो लार्जली यहां कॉन्सेंट्रेटेड है और उसके साथ उत्तर प्रदेश में भी अगर आपको बता दें तो उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी चल रही है। गुजरात और महाराष्ट्र, तो गुजरात में भी छापेमारी है और उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त छापेमारी चल रही है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रदेश को पीएफआई के पूरे नेटवर्क को खत्म करने की बात की है। पीएफआई के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर किया जा रहा है। पूरी प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है, लोग सर्विलांस में हैं। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी गतिविधियों को अनुमति नहीं देंगे, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसी के तहत लगातार कार्रवाई चल रही है। अब आपको बताते हैं कि पीएफआई के खिलाफ एक्शन में तेजी हुई क्यों है। पहली वजह यह है कि 22 सितंबर की रेड के बाद जगह जगह भारी विरोध देखने को मिला था। खासकर दक्षिण भारत में विरोध देखने को मिला, जहां वायलेंस भी देखने को मिला, क्रूड बॉम्ब फेंके गए, तोड़फोड़ की गई। दूसरी वजह है कि छापे के अगले दिन 23 सितंबर को यानी शुक्रवार को पीएफआई के बंद के दौरान देश भर में जगह जगह हिंसा भी हुई। तीसरी वजह यह बताई जा रही है कि खुफिया एजेंसियों को रिपोर्ट मिली है कि गिरफ्तारी के बाद पीएफआई बदला लेने की साजिश कर रहा था, सबक सिखाने की बात कर रहा था। चौथी वजह यह है कि खुफिया एजेंसियों को रिपोर्ट मिली कि पीएफआई सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाना चाहता है, खासकर ईडी, एनआईए और स्टेट पुलिस के टॉप अफसरान भी इसमें जो इनका नाम शुमार है। वहीं पांचवी वजह यह बताई जा रही है कि आरएसएस बीजेपी नेताओं के घरों पर हमला तेज करने की बात हो रही थी। छठी वजह यह बताई जा रही है कि खुफिया एजेंसियों को रिपोर्ट मिली कि पीएफआई ने विदेशी विंग को एक्टिव कर दिया है। गौरतलब है कि खाड़ी देशों यानी गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट के कम से कम 7 देशों में पीएफआई सक्रिय है। उनके वहां पर ऑर्गेनाइज्ड काडर हैं जो वहां फंड रेजिंग का काम करते हैं और काडर जनरेशन का काम करते हैं। अब वहीं न्यूज 18 शुरू से ही आपको पीएफआई के आईसिस से संबंध के बारे में बताता रहा है। एक बार फिर पीएफआई के आतंकी कनेक्शन के बारे में डिटेल से आपको बताते हैं। सबसे पहले अलकायदा और आईसिस से पीएफआई के संबंध हैं। कट्टरपंथी सैयद मौदूदी, अल्लामा इकबाल को ये लोग फॉलो करते हैं। सिमी और लश्कर के ती नजीर ग्रुप को फॉलो किया जाता है। वही पीएफआई के 15 काडर पहले से ही दाइश यानी आईसिस से जुड़ चुके हैं। पीएफआई के अफगानिस्तान में भी कई सारे काडर सक्रिय हैं और वो भी दाइश खुरासन के साथ जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, महाराष्ट्र में पीएफआई के खिलाफ एक्शन जारी है। महाराष्ट्र एटीएस ने नांदेड़ से पीएफआई सेक्रेटरी मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया है। 22 सितंबर से अब तक पीएफआई के 21 कार्यकर्ता काडर पकड़े गए हैं। महाराष्ट्र में कई हिस्सों में एटीएस की छापेमारी अब भी चल रही है। महाराष्ट्र के मालेगांव से पीएफआई प्रमुख इरफान नदवी के अलावा पीएफआई के कई सदस्य और कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के नासिक, परभणी, सोलापुर, औरंगाबाद और जालना जिलों में पीएफआई के खिलाफ जांच एजेंसी की रेड जारी है। 22 सितंबर की रेड के बाद मिली जानकारियों के आधार पर ये आज की रेड की जा रही है। उधर गुजरात में भी गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद, सूरत,
बानसकांड से 15 लोगों को हिरासत में लिया है। खबर है कि जिन 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके तार विदेशों में बैठे कुछ लोगों से है, इसलिए अब इसकी भी जांच की जा रही है। गुजरात में पीएफआई सक्रिय नहीं है, लेकिन उनकी राजनीतिक पार्टी एसडीपीआई सक्रिय है। जैसा मैं कहता आ रहा हूं, पीएफआई के 15 रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी इस बड़े बरगद का अलग अलग टहनियां हैं, जुड़ी एक कोर से है, वो पीएफआई है और अलग अलग रूप में ये देश भर में सक्रिय है। गुजरात में एसडीपीआई जो पॉलिटिकल आउटफिट है वो वहां बहुत सक्रिय है। अब वहीं पीएफआई के खिलाफ लगातार ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो साबित कर रहे हैं कि आखिर उनकी असली मंशा क्या है। पीएफआई की हर गतिविधि पर सरकार की नजर बनी हुई है और जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है उससे एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ रही है कि पीएफआई आईएसआई की प्रॉक्सी और अलकायदा की परछाई के तौर से काम कर रहा था और किस तरह से देश के सौहार्द को, देश के भाईचारे को, देश की तरक्की को बाधित करो, उस पर षड्यंत्र और साजिशों का बोझ डालो, ये कोशिशें हो रही थी और ये कोशिशें एक्सपोज हुई हैं, नाकाम होंगी और हो रही हैं। और कार्रवाई जो भी सख्त से सख्त ऐसे संगठनों के जो राजद्रोही गतिविधियों में शामिल हैं होना चाहिए, हो रही है। ये पुलिस की कार्रवाई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 जिलों के अंदर 21 लोगों को पकड़ा है। जो पिछले सप्ताह में 3 इंदौर, 1 उज्जैन के पकड़े गए थे, उन्हीं से पूछताछ में ये लिंक मिली थी पदाधिकारियों की, सहयोगियों की, और ऐसे 8 जिलों के अंदर 21 लोगों को पकड़ा है। भारत के डीएनए को बदलने की साजिश है, बदला लेने की साजिश है, जगह जगह समाज में अनरेस्ट फैलाने की साजिश है, राइटिंग की साजिश है, दंगों की साजिश है, खून कत्लेआम की साजिश है। यहां तक कि पीएफआई ने बयातियों को हायर किया है। बयात वो होते हैं जिन्हें मौत का एजेंट माना जाता है, फिदायीन जो मारते हैं या फिर मर जाते हैं। ऐसे लोगों को पूरे देश भर में फैलाया गया है जो लोन वुल्फ अटैक कर सकते हैं, यानी अकेले ही। और इनका टारगेट कौन है, इनका एजेंडा क्या है, इनका मिशन क्या है, वो सिर्फ पीएफआई का एक ही व्यक्ति, जिसे ये बयाती सरगना या आमिर मानते हैं, उसी को इसकी खबर है। आपको एक और बात बता दें कि हड़ताल के दौरान हुई वायलेंस में पीएफआई के स्टेट सेक्रेटरी केरल के फरार हैं इस वक्त। उनके खिलाफ एनआईए ने लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम खबरें, वो